अभी हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपने ये चीज़ देखी है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ क्या किया है, पढ़ा है। वो रूल्स मद्देनज़र रखने हैं आपने। अभी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव हो रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, सेंटेंस बनाने का तरीका। सेंटेंस बनाने का तरीका कि हमने एक ऐसा ढांचा बनाना है जिसके ऊपर हमने वर्ड्स को प्लेस करना है और उसके थ्रू हमें पता चलेगा पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा आएगा और फिर कौन सा आएगा। और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में और उर्दू के सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ़र्क है। अब देखें, इंग्लिश का उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ख़त लिखता हूँ, राइट। और जब इंग्लिश में मैं लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर। ये सिर्फ आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि उर्दू के सेंटेंस स्ट्रक्चर में और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में वाज़ेह फ़र्क है। अब देखें, जब उर्दू की बात की तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एस, फिर हमने क्या लिखा, ख़त। तो ख़त बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो हम उर्दू में देखेंगे तो क्या होगा, एस ओ वी, एस पहले आया, फिर ओ आया, फिर वी आया। तो जब इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई लिखा, एस, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ। तो अब जब उर्दू का इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस वी ओ, पहले ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया। तो हमने क्या करना होता है कि जब लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है तो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से नहीं करना, दोनों लैंग्वेजेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। उर्दू में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, उर्दू में ये होगा। और इंग्लिश में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि जब हम इसके रूल्स की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले जब सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम एक्टिव पढ़ रहे हैं, पैसिव नहीं पढ़ रहे। अब पैसिव इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, V1। हमने रूल्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि इस टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हमने देखा था कि हमने मौके की मुनासिबत से एस का, ई एस का और आई एस का इजाफा करेंगे। वो कब करेंगे, अगर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की सूरत में कौन से वर्ड्स मिलते हैं, ही मिलता है, शी मिलता है, इट मिलता है या अली मिलता है। फिर जो V1 होगा इसके साथ हम वर्ब के हिसाब से देख लेंगे कि वर्ब कौन सा है। उसके साथ अगर एस आता हुआ तो एस लिखेंगे, ई एस आता हुआ तो ई एस लिखेंगे, या फिर आई एस आता हुआ तो फिर आई एस लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज़ क्लियर होगी उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। यानी सब्जेक्ट बेसिकली समझे सेंडर होता है, एक्शन को सेंड कर रहा है और रिसीव कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, राइट। अब जब नेगेटिव बनाएंगे, इनके मनफी बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आंसर हमारा यस में है, इनके वो काम करता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये होगा वो काम नहीं करता, इनके सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, डूअर ऑफ एन एक्शन, राइट। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा था, एच से मुराद क्या है, हेल्पिंग, वी से मुराद क्या है, वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं, डू और डज। ये भी आपको बताया हुआ है कि डू कब आएगा और डज कब आएगा, कौन से यहाँ पे प्रोनाउंस हों या नाउन्स हों, डज आएगा, और कौन से प्रोनाउंस हों या नाउन्स हों, यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा। अब देखें जितना आई, वी, यू, दे, टू और मोर देन टू नेम्स, वो आएंगे तो हम डू लगाएंगे। अगर ही, शी, इट आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और उसके बाद हमने देखा जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसके फ़ौरन बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा, V1। V1 इनके जब नेगेटिव हो जाए या इंटरोगेटिव हो जाए सेंटेंस, उसके बाद हमने
इनके हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगा उसके साथ हमने एस सी आई एस का इजाफा नहीं करना, उसको अपनी असली हालत में लिखना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको सवालिया कहते हैं, इनके सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इनके वेन एवर यू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस you write helping verb. After that you will write subject. Soon after this you will write V1, then object, right? और उसके बाद हम जंप करेंगे नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स की तरफ। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट के बाद V1 और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिकली ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है। और मॉडर्न इंग्लिश में पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या लगाते हैं नॉट, और फिर इनको मिला के पढ़ते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा V1 और उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखें सब्जेक्ट का अगर आपको समझ आ गई तो वो इसका मतलब वो क्या होता है काम करने वाला। वर्ब का अगर आपको पता है वो क्या होता है एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी कि जो हमारा माफूल होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। अब देखें यहाँ पर मैं सेंटेंसेस कुछ लिखूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सेंटेंस ये है, फ़र्ज़ करें उर्दू में मैं लिखता हूँ यहाँ पे वो नाश्ता करता है, वो नाश्ता करता है। इसका जब नेगेटिव में बनाऊंगा तो वो मैं क्या करूँगा, वो नाश्ता नहीं करता है। जब मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, क्या वो नाश्ता करता है। जब इसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या वो नाश्ता नहीं करता है, राइट। ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब देखें वो नाश्ता करता है, इट मीन्स कि वो काम करता है। वो नाश्ता नहीं करता इसका मतलब कि वो काम नहीं करता। क्या वो नाश्ता करता है पूछा जा रहा है, क्या वो नाश्ता करता है आखिर में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो उस पूछ रहा है क्या वो नाश्ता करता है, अगर वो करता है तो क्या जवाब हो जाएगा यस वो नाश्ता करता है, हाँ वो नाश्ता करता है। अगर वो नाश्ता नहीं करता तो क्या हो जाएगा वो नहीं वो नाश्ता नहीं करता। उसके बाद ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स में है और ये ज़्यादातर टैग क्वेश्चंस में होता है। जब टैग्स आपको पढ़ाए जाएंगे तो फ़ौरन आपको इस चीज़ की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये कंफर्म करने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वो नाश्ता करता है इसकी इंग्लिश क्या है। आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए, ही टेक ब्रेकफास्ट, ही टेक ब्रेकफास्ट। अब ही हैज़ ब्रेकफास्ट भी आप कह सकते हैं और ही टेक ब्रेकफास्ट। अब ये सेंटेंस आपने देख लिया है। अगर आपको रूल्स पता हैं तो उन रूल्स के तहत देखें कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मुझे तो अगर रूल्स के हिसाब से देखूं तो मुझे ये इनकरेक्ट लगता है। क्यों कि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम एस का या फिर ई एस का या फिर आई ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन कब करेंगे, अगर फिक्रे के शुरू में ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाते हैं तो फिर उस सूरत में देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए ही टेक्स ब्रेकफास्ट, शी टेक्स ब्रेकफास्ट, राइट। उसके बाद में नेगेटिव इसका जब बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ही डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। आपको पता होगा कि जब हमने पढ़ा था कि जिनके साथ हमने एस या एस का इजाफा किया था वही प्रोनाउंस थे, जब वो नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट होते हैं तो उनके साथ क्या लगा देते हैं, हम डज लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट, ही डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट, राइट। ही डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या वो नाश्ता करता है तो क्या हो जाएगा, डज ही टेक ब्रेकफास्ट, डज ही टेक
ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ता करता है? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है डज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है V1 है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट आ गया, इनके ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। उसके बाद जब हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाएंगे। एक तो ये बनेगा डज ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, और बोल चाल में बेसिकली ये जब स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं हम, डजंट ही टेक ब्रेकफास्ट। इन दोनों में से जो मर्जी लिखें आप, ठीक है, कोई मतलब पाबंदी नहीं है कि आप किसको फॉलो करें, लेकिन बोल चाल में ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में आप यही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब डज ही नॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और। अब देखें कि ये चीज़ आपके सामने लिख दी गई है, राइट। सबसे पहले आप देखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है क्या उसके मुताबिक ये चीज़ें हमने अप्लाई की हैं। अगर देखें कि हमने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, राइट, तो अब देखें कि इधर भी क्या लिखा हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि वो नाश्ता करता है, नाश्ता करने वाला कौन है, वो, तो वो की इंग्लिश हमने लिख दी ही। उसके बाद हमने कहा था क्या आएगा, V1 आएगा, और मौके की मुनासबत से हम S या S का इजाफा करेंगे। तो वो मौका ऐसा आया कि ही आया फ़िक्रे के शुरू में, तो हमने क्या लगा दिया, टेक्स लगा दिया, यानी कि S का इजाफा कर दिया। उसके बाद नाश्ते की इंग्लिश तो आपको पता ही है, ब्रेकफास्ट, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद जब मैं कहता हूँ वो नाश्ता नहीं करता, तो ही डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब देखें जब हमने नेगेटिव बनाया तो हमने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू भी था और डज भी था, लेकिन हमने देखा कि फ़िक्रे के शुरू में क्या आया, ही आया, तो उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिखा है, डज लिखा है। उसके बाद नेगेटिव फिक्रे में नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। उसके बाद V1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एस का इजाफा नहीं हुआ, क्यों, ऑलरेडी ये एस का इजाफा यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, राइट, क्लियर। उसके बाद ये भी देखें स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद इसको देखें कि जब हमने सवालिया बनाना है तो हमने क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, देखें हेल्पिंग वर्ब शुरू में है। उसके बाद सब्जेक्ट है, देखें यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद V1 है, यहाँ पे क्या आ गया, V1 आ गया। उसके बाद ये ब्रेकफास्ट है तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया। इनके ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, क्लियर, दैट्स ऑलराइट। इसी तरह इसको देखें, इसको आप खुद ही गौर करें, थोड़ा सा सोचें ना, गौर करें थोड़ा सा, देखें कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, नॉट है, उसके बाद V1 है, V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बोल चाल के लिए किया था, इसको जब पढ़ेंगे तो हम मिला के पढ़ेंगे, सिंगल सेपरेट पढ़ेंगे बड़ा अजीब सा लगेगा। डज नॉट ही टेक ब्रेकफास्ट, नो, डजंट ही टेक ब्रेकफास्ट। तो ये प्लीज़ आप जहन में रखिएगा। होप सो कि ये टेंस आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, बोलूँगा और आपने क्या करना होगा, सुनना होगा और उनको क्या करना होगा, आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये आपके लिए क्या होगा, टास्क होगा। सबसे पहले तो मैं आपको टास्क ये देने जा रहा हूँ कि टॉपिक है आपका कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन क्या है, राइट। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं। डेली रूटीन और सुबह से शाम तक क्या करते हैं एक ही बात है, राइट। उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ ये भी सवाल देने जा रहा हूँ कि आपने ये भी चीज़ लिखनी होगी कि वो क्या है कि व्हाट डज योर फ्रेंड डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आपका दोस्त सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, या व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स डेली रूटीन, या व्हाट इज़ हिज डेली रूटीन, आपके दोस्त की डेली रूटीन क्या है। ये बेसिकली दोस्त की तरफ इशारा करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस के इजाफे के बारे में पढ़ा है, डज के बारे में पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमने जब दोस्त के बारे में थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बताना है, वहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म के साथ क्या करना है, एस या एस का इजाफा करना है, जो भी वर्ब होगा उस मौके की मुनासबत से। और फिर हमने ये देखा है कि जब हमने किसको किया है कि अगर अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं, आई लगा रहे हैं, तो उसके साथ हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। एक तो ये टास्क
आप नोटबुक में नोट कर लें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ तैयार नहीं होगी। खुद से आपके अंदर ये शौक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को कर सकें, और उम्मीद है कि आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि कुछ सेंटेंसेस मतलब इस तरह के हो सकते हैं कि आप फ़र्ज़ करें द थिंग्स यू डिसलाइक, चीज़ें जिनको आप पसंद नहीं करते। कोई भी मतलब आप 5 चीज़ें, कोई भी 5 आइटम्स ले लें, कोई भी 5 चीज़ें ले लें, आप कहें ये 5 काम मैं पसंद नहीं करता, तो वो बेसिकली जो 5 काम है वो आप नेगेटिव में करें। इसी तरह कोई भी 5 एक्टिविटीज़ ऐसी ले लें, मतलब कोई भी 5 काम ऐसे जो आप करना पसंद करते हैं, द थिंग्स यू लाइक टू डू, वो चीज़ें जो आप करना पसंद करते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी। और होप्स हो कि आप प्रैक्टिस करेंगे और ये चीज़ें जब आपको अपलोड की जाएंगी और आपसे बाकायदा पूछा जाएगा कि आया कि ये काम आपने किया या नहीं किया, होप्स हो कि आप करेंगे। और आज के इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, और आने वाले लेक्चर में आप सीखेंगे क्या कि पैसिव्स, इसी टेंस को जब पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं उसके रूल्स क्या हैं, और फिर इन दोनों टेंसेस का, इनके इसी टेंस का एक्टिव में और पैसिव में कंपैरिजन करके आपको बताया जाएगा, ताकि आपको ये टेंस 100% समझ आ जाए। फिर इनको प्रैक्टिकली लाइफ में जब इंग्लिश बोलने का, लिखने का मौका मिले आपको, तो आपको किसी किस्म की हेजिटेशन ना हो इस टेंस को पहचानने के लिए। और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और आज के इस लेक्चर में जहाँ पे किसी किस्म का आपको कन्फ्यूजन हो, आप प्लीज़ ज़रूर SMS करें, इनबॉक्स मैसेज करें, और आप व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज सकते हैं। किसी भी सूरत में जो भी आपका कन्फ्यूजन हो आप लाजमी भेजें, और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे आपकी इस प्रॉब्लम को हल करने की। और उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको संजीदगी से लेंगे। होप्स हो कि आप बड़े हो गए हैं और हर चीज़ को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।